हेलो साथी नमस्कार। तो चलिए आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 10th क्लास विज्ञान के पेपर यानी साइंस के पेपर की, जिसमें जो फिजिक्स आने वाली है कल, वो सब यहीं से फंसने वाली है। ये मान लीजिए एक तरह से फिजिक्स का पूरा पेपर है और फिजिक्स का जितना भी 25 नंबर का पेपर आएगा वो इसी वीडियो से आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कल कि आपका कितना पेपर इसमें से फंसा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो मैथ की बनाई थी, उस मैथ की वीडियो थी, उसमें से आपका 24 नंबर का एक ही वीडियो से फंसा था। सेम वही क्वेश्चन, सेम वही संख्या के साथ आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस वीडियो से 25 नंबर में से लगभग 20 नंबर का इस वीडियो से फंसने वाला फिजिक्स का पेपर 10th क्लास के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो यहाँ हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की, हम एक्स्ट्रा बातों की बात नहीं करेंगे। तो देखिए भाई, बात हम करें प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह बात हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है? जागृत करती है। अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में रखी वस्तुएं ही हमें दिखाई देती हैं। दूसरी बात चलती है यहां से। दूसरी बात यह है कि प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल, तो हम इसे दर्शाते हैं सी से। तो ये होगी बेटा आपकी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये बात हमें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। और ये कहाँ होती है भैया? निर्वात में होती है। कहाँ पर होती है? निर्वात में। ये बात भी हमें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अगर इसको हम दूसरी तरह से बदलें तो कभी कभी ये हो जाता है, प्रकाश की चाल को हम किलोमीटर में बदल दें तो यहाँ पे 5 रह जाती है, किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो जब भी हम ध्यान दें तो ये ध्यान देना है, जब भी आपका विकल्प दिया हुआ वहां मीटर में दिया या किलोमीटर में दिया, ठीक है ना। यहाँ फिर से 3 गुणा 10 की घात 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था, उसमें प्रकाश की चाल सब इसी तरीके से पूछी थी। उसमें कहा था निम्न में से प्रकाश की चाल कौन सी है, तो उसमें ऑप्शन था ये सभी ऑप्शन दिए थे उसने, ठीक है ना। दूसरी बात हम करें प्रकाश की सर्वाधिक चाल, सर्वाधिक चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड निर्वात में होती है। कहाँ होती है भैया? निर्वात में होती है। ये भी चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझ लें, ठीक है। और हम बात करें प्रकाश के बारे में, तो भाई जो प्रकाश होता है, तो पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। और सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रकाश। तो ये जो प्रकाश होता है, तो प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से? 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये भी बात पता होनी चाहिए हमें। 7 रंग कौन से होते हैं? बीबी ग्योर, बीबी, वी का मतलब वॉयलेट यानी बैंगनी, ई का फॉर इंडिगो यानी आसमानी, बी का फॉर ब्लू यानी के नीला, जी फॉर ग्रीन माने हरा, बाई येलो, येलो माने पीला, ऑरेंज, ऑरेंज माने नारंगी, आर रेड, रेड माने लाल। ये रंग होते हैं आपके, ठीक है ना। और हम बात करें प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लें इसको। इतने पॉइंट हमें प्रकाश से रिलेटेड पता होने चाहिए। यहाँ से आपका 100% एक क्वेश्चन आने वाला है, कम से कम एक तो आएगा, या 2 भी हो सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। इतनी से एक एक नंबर के, तो इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लें और पढ़ लें, ठीक है ना। चलिए अब अगली बात करने वाले हम, तो ये याद रहेगा आपको, प्रकाश। अब हम बात करते हैं दर्पण की। तो देखिए दर्पण क्या होता है, ये सब परिभाषा हम पहले वीडियो बना चुके, उसमें देख लेंगे। यहाँ हम जो विशेष टॉपिक आने वाले वो ध्यान देने हैं। तो देखिए समतल दर्पण, तो समतल दर्पण होता कैसा भाई?
यह आपका समतल दर्पण है भाई, समतल दर्पण, ठीक है ना। और गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं भाई। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। और ये है आपका क्या भाई? समतल दर्पण। अब समतल दर्पण से क्या क्वेश्चन बनते हैं भाई? तो यहां से देखिए, पहली बात समतल दर्पण, तो इसकी हम बात करेंगे समतल दर्पण की। तो देखो त्रिज्या, फोकस दूरी, दोनों क्या होते हैं भाई? दोनों अनंत होते हैं। कितने होते हैं? अनंत होते हैं। ये पहला पॉइंट इससे, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये है भाई, त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होंगे? दोनों अनंत होंगे। इस बात को बढ़िया तरीके से ध्यान रख लेना। और व्यास की भी बात करें तो व्यास भी क्या हो जाएगा भाई? ये भी आपका क्या हो जाएगा? यानी कि इसका व्यास भी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इन तीनों से कोई भी चीज पूछे तो इन सबके ध्यान रख लेना अगर इनका भाई, ठीक है। अब दूसरी बात यह है, दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उतनी ही दूरी पर इधर उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि u और v क्या होंगे? यहाँ पे बराबर होंगे। ध्यान रखना, समतल दर्पण द्वारा सदैव आभासी, ठीक है ना, आभासी व समान दूरी पर उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यह भी पॉइंट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी ही बड़ा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। यहां से एक और जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है बेटा कि किसी वस्तु को पूरा प्रतिबिंब यानी पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए भाई? आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। ये पॉइंट विशेष तरह से ध्यान रखने चाहिए। मान लो इसके सामने कोई वस्तु है, तो वो वस्तु रखी है तो उसकी लंबाई है 8 मीटर। 8 मीटर लंबी वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी है, तो दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम है 4। यानी कि वस्तु की लंबाई कितनी है भाई? 8 मीटर। तो समतल दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताइए भाई। तो उसकी आधी होगी यानी कि 4 मीटर। तब वो वस्तु उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएगी, ठीक है ना। तो इतनी सी बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की। तो देखो भाई, उत्तल दर्पण कैसा होता है? इस तरीके से आपका ये उत्तल दर्पण होता है। इसके अंदर भाग पर पॉलिश होती है, ठीक है ना। इस तरीके से ये बनता है, ये इसका केंद्र होता है। यहाँ से यहाँ तक ये वक्रता त्रिज्या होती है भाई, ठीक है। और इसके मध्य में होता है जो बिंदु होता है फोकस बिंदु। जब कोई रेखा इस समांतर चलती है और दर्पण से टकराने के बाद ये इस तरीके से चली जाती है इधर, तो इधर ये महसूस होती है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या बनता है भैया? एफ। तो यहाँ पे एफ और आर में संबंध होता है। एफ क्या है? फोकस दूरी। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो भाई आर बराबर होता है क्या? 2f, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है उसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। यहाँ एफ बराबर हो जाए क्या? r/2। यानी फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है ना। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से। सबसे बड़ी बात और ये है कि समतल दर्पण सॉरी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं भाई? तो प्रतिबिंब हमें पता होना चाहिए, प्रतिबिंब सदैव
आभासी वह छोटे बनते हैं, छोटे तथा दर्पण के पीछे बनते हैं, ठीक है ना, दर्पण के पीछे बनते हैं। ये बात हमें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अवतल दर्पण बनेगा तो भाई ये कैसा होगा, इसके बाहरी भाग पर पॉलिश होगी, ठीक है ना। ऐसे ये इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ये मुख्य फोकस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी f होगी। तो दर्पण के लिए यहाँ भी वही सूत्र कार्य करता है, r/2, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। अब सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो यहाँ प्रतिबिंब आभासी भी बनते हैं। आभासी जो बनेगा वो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा भाई, कैसा बनेगा, आभासी जो बनेगा बड़ा बनेगा। और वास्तविक भी बनेगा, कैसे बनेंगे, वास्तविक भी बनेंगे। वास्तविक कैसे होंगे, छोटे और बड़े दोनों प्रकार के होंगे, छोटे व बड़े दोनों प्रकार के होंगे, दोनों बनेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, आभासी प्रतिबिंब सभी जितने भी आभासी प्रतिबिंब बनते हैं दर्पण में, चाहे वो समतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, सब आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। तो इतनी सी बात पता होनी चाहिए। और बात करें उत्तल दर्पण का उपयोग, तो हमें ध्यान रखना, गाड़ी में ड्राइवर के पास पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भैया, उत्तल दर्पण का, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, गाड़ी में ड्राइवर के पास जो ड्राइवर होता है वो पीछे का जो दृश्य देखता है, तो उसके पास जो दर्पण लगा होता है साइड में, वो कौन सा होता है भैया, उत्तल दर्पण होता है। इस बात को रट लिए, तो उत्तल दर्पण का ये उपयोग हो गया, पूछता है। अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है भैया, तो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है भैया, अवतल दर्पण, गाड़ी की हेडलाइट। इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या भैया आपसे, हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। वह दाढ़ी बनाने के लिए भी किसका प्रयोग होगा, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होने वाला है, ठीक है। यानी कि जितनी भी सैलून वाली दुकान होती है, हेयर कटिंग वाली दुकान होती है, तो वहां पे कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग। उसकी वक्रता त्रिज्या बहुत बड़ी होती है, इस वजह से वो हमें आभास नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो इतना जल्दी से कवर कर लीजिए बेटा, वीडियो को रोक कर या दोबारा देख लें, अपने दोस्तों को वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें, ठीक है, जिससे उनका भी अच्छा पेपर हो, ठीक है। चलिए, अब बात करने वाले भाई क्या, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र और आवर्धन। तो देखो मैंने अभी बताया था दर्पण का सूत्र क्या होता है भैया, दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। इस सूत्र पर आधारित आपका 3 से या 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें, और एक ही आवर्धन क्या होता है भैया, तो यहाँ पे होता है m इक्वल टू I/o या बराबर लिख सकते हो v/u, ठीक है ना। दर्पण के हिसाब से अलग अलग बांट लो चिन्हों के हिसाब से, ठीक है। एफ क्या होती है भाई, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है क्या होती है, देखो एफ फोकस दूरी जो होगी हमारी वो 2 प्रकार की होगी, फोकस दूरी होगी वो क्या प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होगी भाई, प्लस की फोकस दूरी, माइनस की फोकस दूरी। प्लस की फोकस दूरी होती है वो भाई उत्तल दर्पण के लिए रहने वाली है, उत्तल दर्पण के लिए रहने वाली है, और माइनस की जो होगी वो अवतल दर्पण के लिए रहने वाली है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखें। और हम बात करें u, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी क्या होती है भाई, u सदैव काय की होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है भैया, सदैव ऋणात्मक होगी, ठीक है ना, ये कभी पॉजिटिव नहीं होती, ऋणात्मक होगी। चिन्ह प्रपात के साथ बता रहा हूं बेटा। यदि हम सवाल करते हैं तो हमारी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी की बात करें तो भी आपके 2 टाइप की रहने वाली है, एक तो प्लस क्यू भी होगी, एक माइनस क्यू भी होगी। प्लस क्यू भी होती है तो वैसा प्रतिबिंब कैसा आएगा, आभासी आएगा, ध्यान रख लें सवाल को हल करते समय। और अगर माइनस का आया तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक। तो चलिए, इतनी सी चीज यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए, ये दर्पण का सूत्र है और आवर्धन का
सूत्र है, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें भाई हमें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। एफ फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, u है वो वस्तु की दूरी है, ठीक है ना। चलिए बेटा, अब ये सवाल देख लेते बेटा। ये जो सवाल है बहुत ही, ये सवाल है दर्पण का। दर्पण का सवाल आपका 4 या 7 नंबर में आने वाला है 100%। इसे कोई नहीं रोक सकता, बस इसी को पकड़ लो। सबसे पहले दर्पण का सवाल आने वाला है, तो देखिए भाई हल करेंगे इसका। क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, बिंब कहते हैं हम वस्तु से, बिंब क्या कहते हैं वस्तु से, और प्रतिबिंब कहते हैं उसकी छाया से, ठीक है ना। तो ये बात भी हमें समझ लेनी है। 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, यानी कि वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई लिखते हैं बेटा ओ से, ओ इक्वल टू दिया कितनी 10 सेंटीमीटर, ठीक। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, यानी कि फोकस दूरी, क्या फोकस दूरी, तो फोकस दूरी किससे दर्शाएं, एफ से, और किसकी है अवतल दर्पण की। तो मैंने बताया था अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो बेटा माइनस के 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ध्यान से समझ लें, ठीक। फिर हम बात करेंगे भाई किसकी, दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी कि कोई जो बिंब यानी कोई वस्तु है वो दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है, 25 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी क्या होती है u, और u सदैव क्या होती है ऋणात्मक होती है, तो इसे ले लें माइनस के 25। बस फिर क्या करा, प्रकाश किरण आरेख खींचकर, यानी कि इसका आरेख भी खींचना है, आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति साइज तथा प्रकृति याद कीजिए। सब कुछ बताना है भैया, यही तो है आपका 7 नंबर का सवाल अगर आता है तो सब कुछ बताना है इसमें, किरण आरेख भी खींचना है। बड़ी अजीब बात है भाई। तो अब क्या करेंगे, तो पहले हल करते, तो देखिए तब दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र सभी जानते क्या होता है भाई, अभी लिखा है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट कर दो, तुरंत इसे हल कर दो। यही आपका सपना है कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अंक कैसे लाएं। तो देखिए भाई एफ की वैल्यू कितनी रखी है, माइनस की 1/20, ठीक। यू की वो भी निकालनी है हमको, प्रतिबिंब की दूरी, यू की वैल्यू कितनी होगी माइनस के, तो ये हो जाएगा 1/25। इसको इधर उठा लाएंगे भाई, तो माइनस के 1/20 प्लस के 1/25 हो जाएगा भाई 1/20, यही रहने वाला है हमारा, ठीक है। अब ये रह जाए तो क्या हो जाएगा भाई, अब इसका लासा ले लेंगे, इधर कर लेते बेटा हल, 25 एकन 25 आगे माइनस लगी तो माइनस रहेगी बेटा, और 20 एकन 20, 20 का इसमें कर देंगे भाई, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, लासा लेकर भी कर सकते हैं, पर मैं तो बच्चों को इसी तरीके से सिखाता हूँ जिसमें कोई दिक्कत भी ना हो लासा लेने में। ऊपर कितना बचेगा भाई माइनस के 5, नीचे 20 इंटू 25 इक्वल टू 1/v, इससे ये कट जाएगा कितना 4 टाइम्स ऊपर 1, तो 1 कितना हो जाएगा 100 v, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो v बराबर कितना आ गया भाई माइनस के 100 सेंटीमीटर। और मैंने बताया था रूबी माइनस की आई तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया, आभासी नहीं बनेगा, माइनस है तो किसका बनेगा, वास्तविक बनेगा। लिख दो भाई कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में, कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा। और बात की जाए भाई किसकी, क्या वो किस स्थिति, तो भी स्थिति आ गई, वो कितनी दूर बने 100 सेंटीमीटर, पहला क्वेश्चन यही होगा, ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है साइज, तो साइज के लिए हम क्या करेंगे, I/O बराबर, हम सूत्र लगा देंगे I/O बराबर V/U। तो I निकालनी है, O का वैल्यू कितना है भैया, O का वैल्यू हमें कितना देगा 10, V का वैल्यू कितना आया भैया माइनस के 100, ठीक। और यहाँ पर रख देंगे U का वैल्यू कितना है भैया माइनस के 25, माइनस के 25, वो भी माइनस की, ये भी ठीक है, चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इससे कितना बार कट जाएगा भाई माइनस माइनस 4 बार, तो I इक्वल टू कितना आ गया भाई 40 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी रहने वाली है भैया आपकी 40 सेंटीमीटर रहने वाली है। तो यानी प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर बनेगा, वस्तु कितने की 10 की, तो हमें पता पड़ गया। और वो कह रहा है किरण आरेख भी खींचिए, तो भाई देखिए
किरण आरेख भी खींचना है हमको, किरण आरेख भी खींचना है। खींचिए भाई, कौन खींचेगा? आप भी देखिए गौर से बेटा। तो देखिए क्या करना है, पहले अवतल दर्पण ले लेना है। ये क्या हो गया बेटा? अवतल दर्पण हो गया। ठीक, ये क्या हो गया बेटा? मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है ना। उसकी फोकस दूरी कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? दुगनी होती है भाई फोकस दूरी की, 40 सेंटीमीटर। तो हमने मान लिया भाई वक्रता त्रिज्या ये है इसका सेंटर, तो फोकस दूरी होगी कहाँ पे? यहाँ पे। ये फोकस दूरी है। फोकस दूरी कितनी होगी? माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो ये माइनस के 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। और वस्तु कितनी दूर रखी होगी? 25 सेंटीमीटर। तो वस्तु को हमने यहाँ रख दिया भाई, ये भी कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर दूर। ठीक है ना। अब इससे प्रकाश किरण चलेगी तो इस तरीके से चलने वाली है, इससे टकराएगी, फिर इससे टकराने के बाद ये हो जाएगी। ठीक है। अब ये जाएगी इस तरीके से। ठीक, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 25। अब दूसरी प्रकाश किरण जाएगी, वो कहां पर जाएगी भैया? फोकस दूरी पर होके जाएगी इस तरीके से, और इस तरीके से टकराएगी ना, तो इस तरीके से ये इसको मैच करेगी। तो इस तरीके से ये यहाँ कहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। तो कितनी दूर मिलेगी ये भैया? 100 सेंटीमीटर दूर। और इधर का आएगी ये माइनस की, और यहाँ से आता वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी? माइनस के 25 सेंटीमीटर। तो ये इसका हो गया भैया किरण आरेख। अब पूछता है स्थिति, तो स्थिति उभी बराबर कितना हो गया भैया? 100 सेंटीमीटर दूर। साइज, तो आई बराबर कितना आया भैया? 40 सेंटीमीटर। कितना आया? 40 सेंटीमीटर। ध्यान रखना। ठीक, आया तो ये कैसा है? वास्तविक है भाई। कैसा है ये? वास्तविक, क्योंकि माइनस की आई थी। आई क्या? ये क्या गया? ये प्लस की, तो ये क्या बनेगा? उल्टा, क्योंकि नीचे बना है। देखिए भाई प्रकृति कैसा है भाई? तो वास्तविक लिख ही दिया। साइज भी आ गई, स्थिति भी आ गई। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते बेटा, जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन आ गया बेटा आपका, ये रहा। ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई, तो देखिए 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, यानी मैंने पहले बता दिया वस्तु है भाई। ये बिंब क्या होती है? वस्तु। तो वस्तु की लंबाई क्या दे रखी है बेटा? वस्तु की लंबाई आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई? वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब ये देख लो किसकी है? उत्तल दर्पण की है, अवतल दर्पण की है। उत्तल दर्पण की होगी तो पॉजिटिव होगी, और अवतल दर्पण की होगी तो निगेटिव होगी। तो ये क्या है इसमें भाई? उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव रहने वाली है। तब फोकस दूरी कितनी हो जाएगी भाई? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, एफ बराबर R/2, यानी कि 30/2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है बेटा। ठीक, और वो कह रहा है कि सामने 20 सेंटीमीटर रखा गया, यानी किसी वस्तु कितनी दूर रखा गया है? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या है? u बराबर 20 सेंटीमीटर। तो u तो हमेशा क्या रहता है? माइनस का। तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है भैया। क्या बतानी है? प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है भाई, यानी कि v। दर्पण का सूत्र लगा दो भैया। क्या लगा देंगे? दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र भाई ठोक दो जल्दी से। क्या होता है भाई? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ का वैल्यू कितना? तो कॉपी कर लो 15। वैल्यू हल करो बेटा। वी का वैल्यू कितना है भाई? वी का वैल्यू आपका कितना रहने वाला है? फाइंड करना है ये तो भाई। यू का वैल्यू कितना रहना है? 1-1/20 हो गया। इसको उधर भेज दो, यानी कि 1/15 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। हल कर लेंगे बेटा। 1/v इक्वल टू 20 मैंने बताया मैं लासा नहीं लेता बेटा, आप ले लीजिए, लासा से करना चाहो कर सकते हो। बट्टे नीचे दोनों का गुणाफल, कैंची का गुणा, फिर नीचे दोनों का गुणा कर दो भाई। कितना बचेगा? ऊपर 35, यहाँ कितना हो जाएगा? 15 × 20। ठीक है।
5 से कट गया 7 वेर, 5 से कट गया 3 वेर, यानी कि हो जाएगा 7/60। तो व्युत्क्रम कर देंगे भाई, उभी का मान निकालना है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/7। क्या का आया भाई, प्लस का आया, यानी कि इसको हल कर देंगे तो 7/8 = 56, बची 4, 7×5 = 35, बची के 7×5 = 35 करके 40 हो रही थी, 5 7 7 49, यही है। तो कैसा बन जाएगा भाई, तो भी क्या ये प्लस किया, ये प्लस में कैसा होगा, आभासी, क्या होगा भाई, आभासी। माइनस का आता तो क्या होता, वास्तविक, बस हो गया। तो प्रकृति बता दी, स्थिति भी बता दी हमारी, और क्या रहेगा, साइज। तो साइज के लिए क्या करना पड़ेगा, I/O बराबर V/U। आई का वैल्यू निकालना है, इमेज की लंबाई, ओ कितना है भैया 5 सेमी, V का वैल्यू कितना है, प्लस का भैया 60/7, और बट्टे यू का वैल्यू कितना है भैया, यू का वैल्यू कितना, -20, तो -20 रख देंगे, तो इससे ये कितनी बार कट जाएगा बेटा, 3 बार। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 15/7, यानी कि ये कुछ बनेगा बेटा आपको -2.1 करके। तो बताइए वस्तु की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, 2.1, तो कैसा बनेगा, छोटा। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो प्रकृति क्या हो जाएगी, आपको प्रकृति लिखनी है, तो प्रकृति में क्या लिखेंगे, आभासी, छोटा, और मैंने बताया था उत्तल दर्पण में वैसे भी आभासी छोटे बनते हैं, पहले मैं बता चुका हूं, और ये कहाँ बनते हैं, दर्पण के पीछे। तो भाई नोट कर लो, ये चीज लिखनी पड़ेगी, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, बात समझ में आई, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए बेटा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जल्दी चलिए अगली बात करते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं भाई, लेंस की क्षमता, तो हम बता दें भाई, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्षमता, क्वेश्चन लेते हैं पी कहते हैं। यहाँ एक बात ध्यान में ये रखने वाली है बेटा, मैं बता दूं आपको, यहाँ ये बात ध्यान में रखने वाली है, फोकस दूरी कोष्टक में लिखता है मीटर को, फोकस दूरी के होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, के होनी चाहिए भैया, फोकस दूरी मीटर में के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी कहाँ में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, तब उसके व्युत्क्रम को हम क्या कहेंगे भाई, लेंस की क्षमता कहेंगे। अर्थात लेंस की क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/f, यानी फोकस दूरी काय में होनी चाहिए, मीटर में। इसका मात्रक क्या रहने वाला है भाई, डायोप्टर। तो ये बल ध्यान रख लें भाई, डायोप्टर किसे शॉर्ट में किसे लिखेंगे भाई, डी से। ठीक, या इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 100 ऊपर रख देंगे, और ये एफ किस में हो जाएगी भाई, सेंटीमीटर में। तो ये भी सूत्र हो जाएगा अपना, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, उत्तल दर्पण की जो सॉरी लेंस की क्षमता की बात करें तो उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो निगेटिव होती है। इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक है। फोकस दूरी चिन्ह के साथ रखनी है, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, और अवतल लेंस की सॉरी दर्पण नहीं, लेंस बार बार गलती हो रही बोलने में, यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, तो क्षमता भी धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, तो उसकी क्षमता भी क्या होगी, ऋणात्मक ही होगी। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते बेटा फिर, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है भाई, ये समझ लीजिए। तो देखिए ये है आपका
और ऊपर ये कोई माध्यम दे रखा है आपको। ये क्या है भाई, सघन माध्यम है। क्या ये, सघन। और इसके नीचे क्या है भाई, विरल। और ये जो है डिवाइड करता है दोनों माध्यमों को। तो देखिए अब यहां से क्या करने वाले हम, क्रांतिक कोण होता क्या है। तो देखिए जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तब सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान कोण 90 अंश हो जाए, तब उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है ना, क्रांतिक कोण किससे दर्शाते हैं, सी से। ठीक, तो देखिए अब ये प्रकाश किरण चली यहां से, अब ये चली, और देखो ये हो जाएगा क्या भाई, अविलंब। ये क्या भाई, अविलंब है। अब यहां से चली तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या होगा, आई। अब ये प्रकाश किरण यहां से इधर की तरफ जाएगी, इसके साथ इधर जाएगी भाई, इधर जाएगी तो यहाँ पे कौन बनेगा, आर। इसका मान कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो उस टाइम पे ये आई होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, सी कहेंगे, क्रांतिक कोण। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां से हम ऐसे निकाल लेते हैं, तो ये कौन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, ठीक। दूसरा बात करें तब स्नेल के नियम से, तब स्नेल के नियम से तो देखो हम जानते हैं साइन आई बट्टे साइन आर बराबर क्या होता है, एन, यानी कि अपवर्तनांक। ये हमारा माध्यम 1 है और ये माध्यम हमारा 2 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन आई, तो आई की जगह क्या लिखते हैं, सी। साइन आर की जगह क्या लिखते हैं, 90, बराबर क्या हो जाएगा, 1 और 2। ठीक, क्या हो जाएगा भाई, 1 और 2। ठीक, अब यहाँ पे बात आएगी क्या, तो यहाँ सघन है, तो सघन का जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है भाई, जी है। क्या पे यहाँ पर सघन का कोई ना कोई माध्यम होता है, तो जी ना मानकर हम इसे, ये फर्स्ट माध्यम, ये दूसरा माध्यम, पहले माध्यम को हम मान लेते हैं क्या भैया, ये कांच है। क्या है, कांच। कांच को क्या लिखते हैं, ग्लास, यानी कि जी। और विरल ये मान लीजिए क्या, एयर, तो इसको क्या लिखेंगे, ए। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिखते हैं भाई, जी से किस में जा रही है भाई, एयर में जा रही है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा साइन सी बट्टे साइन 90 और इसको लिख सकते हैं हम भाई क्या, 1/ए_एन_जी। ठीक, एन जी बराबर क्या होता है, साइन सी। तो यहाँ पे एक चीज दिखा देनी है आपको, आई बराबर क्या है भाई, सी, और आर बराबर क्या है, 90, वो वैल्यू रखी गई है आपकी। ठीक है, तो यहाँ से हल कर लेंगे, यानी कि इसका व्युत्क्रम कर देंगे, तो व्युत्क्रम यानी कि 1/साइन सी बराबर ANG, यानी कि इसी को लिख सकते हैं n बराबर 1/साइन सी। तो यहाँ क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में क्या हो गया, संबंध, तो ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, वीडियो को रोक कर भी आप नोट कर सकते हैं। वैसे नोट करने का टाइम ही नहीं है, बस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, इसी से आपका फेस का काम हो जाएगा लगभग 24 नंबर का। ठीक है ना, चलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। देखिए बेटा, तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ठीक है,
ये कोई लेयर है जो दो माध्यमों को डिवाइड करती है बेटा। ऊपर ये कोई माध्यम है बेटा, ठीक है, ये कोई माध्यम है। इधर ऊपर क्या भैया, सघन माध्यम। सघन माध्यम में क्या ले सकते, कांच भी मान लो। और ये हमने क्या मान लिया, विरल माध्यम नीचे इसके। ये क्या है भाई, वायु है। ठीक है, तो अब क्या बात करेंगे भाई, तो देखिए पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक करने पर वह प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, तब यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। पूर्ण आंतरिक, 1 मिनट, जल्दी में ये गलत लिख गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ये आने वाला है भाई, कल छाप लो बोर्ड एग्जाम में। क्या होगा भाई, क्रांतिक कोण का मान आप अधिक का होना, क्रांतिक कौन सा अधिक होना चाहिए आप तक। चलो भाई कर देते। तो देखिए ये प्रकाश किरण गई, ये क्या भाई, आओ भाई ये नहीं आने आप, यही तो अविलंब। ये है आपकी आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण। अब ये क्या करेगी, यहाँ पे कौन है जो भाई आई है, ये क्रांतिक कोण सी से क्या है, अधिक है। अधिक है तो प्रकाश किरण फिर इस माध्यम में ना जाकर ये इधर चली जाएगी, उसी माध्यम में। इसको भाई बोलेंगे क्या, परावर्तित किरण। और ये उसी माध्यम के अंदर चली जाएगी, ठीक है ना, इसलिए इसे पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, चलिए भाई नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, यहाँ ये भी पूछा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त बताइए। तो पहली शर्त है ये, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरी शर्त यही है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरे का चमकना होता है, कांच में पड़ी दरार का चमकना होता है, पानी में पड़े हुए सिक्के का चमकना होता है। किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है ना, चलिए हीरे का चमकना भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और मरीचिका का बनना भी, ठीक है, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना है, गर्मियों के दिन सड़कों पर मरीचिका का बनना, पानी का जल भरा महसूस होना। चलिए अगली बात करते हैं हम, मानव नेत्र की समंजन क्षमता। क्या है भैया, मानव नेत्र की समंजन क्षमता, पढ़ लो भैया। तो देखो, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए, रेटिना को दूसरी भाषा में हम परतारिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परतारिका। पर बनाने के लिए नेत्र लेंस की
फोकस दूरी को समायोजित करना ही मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। की समंजन क्षमता कहलाती है। ऐसे लिख दो बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करना ही मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है बेटा। तो ध्यान रखना आप, क्या मनुष्य के नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा, कहां बनता है? रेटिना पर। रेटिना को एनसीईआरटी की भाषा में क्या लिखा गया? परतारिका। इस बात को भी ध्यान रखें, ठीक है ना। ये बात अच्छी तरीके से समझ लेने। और यहाँ पे एक बात और समझ लो, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कहाँ होता है? 25 सेंटीमीटर। यानी वो कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी तक की रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। उससे कम पर देखेगा तो धुंधलापन हो जाएगा। और दूरबिंदु की बात करें तो वो कहां तक देख सकता है भैया? अनंत तक देख सकता है। कहां तक? अनंत तक। क्योंकि हम आसमानों में वो तारे देखते हैं जिनकी अभी दूरी हमने ज्ञात नहीं कर पाई है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, दूर बिंदु अनंत पर होता है। तो ये बात हमें अच्छी तरीके से पता होनी। चलिए आगे, दृष्टि दोष की बात करेंगे हम भाई। दृष्टि दोष, तो देखो, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर आगे या पीछे बनता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि वो वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है। और दृष्टि दोष कितने? तो ध्यान रखना क्या है? मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर आगे या पीछे बनता है, तब यह वस्तु दिखाई नहीं देती है, तब से ही दृष्टि दोष कहते हैं। बस दृष्टि दोष में आप हाई स्कूलों में मुख्यतः 2 प्रकार के पढ़ेंगे, वैसे तो 4-5 प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पे हम पढ़ेंगे केवल 2, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो देखो भैया, दृष्टि दोषों को 2 भागों में बांटा गया है। दृष्टि दोष कौन कौन सा भैया? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो लिखना कैसे है? मानव नेत्र का वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है, ठीक है ना। इसका कारण क्या होता है भाई? निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? निकट की वस्तु तो दिखाई दे रही है, क्या होगा भाई? तो निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र गोलक की लंबाई का बढ़ जाना, ठीक है ना। नेत्र गोलक की लंबाई का क्या होगा? हाँ सही है। तो इसमें हम देखो निवारण करेंगे, पहले इसका क्या करेंगे? निवारण।
तो निकट दृष्टि दोष में किस निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का। और इसके निवारण में दूर दृष्टि दोष क्या है? मानव नेत्र का वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की नहीं। तो इसमें निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा भाई? तो चश्मे में उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है भैया। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा आपको। उत्तल लेंस यानी चश्मे में उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस। इसका कारण क्या होता है भाई? इसका कारण क्या होता है? गोलक की लंबाई बढ़ना या फोकस दूरी का कम होना। नेत्र स्पष्ट नहीं लिखा भाई, आ जाओ भाई। नेत्र गोलक का बढ़ना या फोकस दूरी कम होना। फोकस दूरी कम होना। यहां पे क्या कारण होता है भाई? इसका कारण होता है, इसका उल्टा होगा जस्ट, नेत्र गोलक का कम होना यानी लंबाई कम हो जाती है, गोलक का कम होना और फोकस दूरी का बढ़ना। फोकस या फोकस दूरी का बढ़ना, ये चीज हमें याद होनी चाहिए। ठीक, तो इतनी सी बात हमें पता रहनी चाहिए। चलिए अब बात करते आगे। दृष्टि दोष का सवाल। इस सवाल को बढ़िया तरीके से समझ लेना बेटा, वरना पछताओगे। ये सवाल भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। देखिए यहाँ पर जहां वस्तु दिखाई देती है, जहां वस्तु हमको दिखाई दे रही है उसको क्या करना है भाई? उभी मानना है। काय की? माइनस की, जहां तक दिखाई दे रहा है। और जहां दिखाना है उसे माइनस के यू मानना है, बस निवारण में, और कुछ नहीं। तो देखिए हल क्या कह रहा है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति तो निकट की वस्तुएं तो दिखाई दे रही होंगी लेकिन कहां की दिखाई नहीं दे रही होंगी? दूर की दिखाई नहीं दे रही होंगी। तो दूर की वस्तु हमें दिखवानी है तभी वो सही हो पाएगा। ठीक है, तो दिखाई कहां दे रही निकट? तो एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 80 सेंटीमीटर दूर तक स्पष्ट देख सकता है। तो जहां तक देख सकता है उसे क्या लेंगे? उभी, वो भी किसकी? माइनस की। इसमें उभी और यू हमेशा माइनस की काम करता है दृष्टि दोष वाले सवालों में। तो देखो दिया है जहां तक देख सकता है उसे लेंगे उभी। तो देख सकता है कहां तक? जहां तक देख सकता है। तो वो कहां तक देख सकता है भाई? उभी बराबर माइनस के 80 सेंटीमीटर। अब दिखाना कहां? निवारण हेतु दिखाना है। कहा? निवारण हेतु, हेतु कहां? के लिए हेतु दिखाना है। तो उसे क्या लेंगे हम? यू, वो भी कहेगा माइनस का। तो भाई इस दोष को संशोधित करने के लिए यानी सही करने के लिए लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी? तो क्षमता तो भाई हम तब बताएंगे जब फोकस दूरी पता होगी। तो फोकस दूरी किससे निकलेगी? लेंस के सूत्र से। और लेंस का सूत्र तब लगेगा जब वी यू एफ में से कोई दो राशि पता होंगी। तो देखिए वी बराबर 80 सेंटीमीटर हो गया। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की तो दिखाई दे रही है, कहाँ की दिखाई नहीं दे रही? दूर की। तो स्वस्थ नेत्र करने के लिए दूर बिंदु कहाँ पे होता है? अनंत पर। तो u बराबर रख देंगे माइनस के अनंत। और क्या निकालनी है? फोकस दूरी निकालनी है। तो भाई लेंस का सूत्र लगा दो। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बहुत से लोग गलती कर देते हैं दर्पण के सूत्र में और लेंस के सूत्र में। दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एफ v का वैल्यू कितना देगा? माइनस के 1/80। बहुत टीका लग गया भैया, हटवा दो इसको। माइनस के 80 यहाँ हो जाएगा प्लस के 1/, अनंत। जब किसी संख्या में हम जीरो से भाग देते तो वो अनंत हो जाता है, अनंत से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू, तो ये तो जीरो ही पोर्शन हो जाएगा। क्या बचेगा भाई? माइनस के 1/,
80, एक से एक कट गया, तो एफ बराबर कितना आ गया भाई, एफ बराबर आ गया -80 सेंटीमीटर, यानी कि एफ बराबर माइनस की आई है, तो यहाँ लिखते हैं फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर, माइनस की किसकी होती है, अवतल लेंस की भैया। तो कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। क्षमता बताइए भाई, तो ये लेंस की प्रकृति होगी अवतल लेंस, क्षमता P बराबर क्या होता है भाई, 100/f, ये कुछ नहीं है, 100/ क्या होता है, f। कब, जब एफ हमें क्या में दियो, किसमें दियो, सेमी में, तो एफ हमारी सेमी में दिए, तो यहाँ रखते हैं एफ, इसमें सेंटीमीटर में। तो P बराबर 100/- की 80 रखी जाएगी बेटा अवतल लेंस के लिए, 0 से 0 कट जाएगा, R से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, P बराबर -1.8 2 बची, 8 दूनी 16 बची, 4/40 डायोप्टर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इतनी सी बात हमें पता रहनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये कह रहा है भाई क्या, इसका भी हल करना है, क्या क्या दिया इसमें लिख लीजिए पहले। जहां तक देख सकते हैं दृष्टि दोष वाले सवालों से क्या लेंगे हम, माइनस के v, और जहां वस्तु को दिखानी उसे क्या लेंगे, माइनस के u। बस इतना सा रट लो, आपका ये भी क्वेश्चन 100% सही जाएगा। देखिए एक दीर्घ दृष्टि, दीर्घ का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष, नेत्र दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र 1 मीटर से निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता, यानी जहां तक देख सकता है, यानी देख सकता है उसे क्या लिखेंगे, उवी, काय की भैया, माइनस की, तो लिख लो कितना, 1 मीटर, समझे तो 100 सेंटीमीटर, और क्या की होती होगी, माइनस की, तो भैया माइनस। अब दूर दृष्टि दोष है, तो दूर की वस्तुएं तो दिख रही हैं, लेकिन कहां की वस्तुएं दिखानी है उसको, आप पास की वस्तुएं दिखानी है, तो जहां दिखानी है, जहां दिखानी है वो क्या होगा, u का माइनस का, तो दिखानी कहाँ है, निकट बिंदु पर, तो निकट बिंदु कितना होगा, देखो उसने वैसे भी दे दिया है भाई, u बराबर -25 सेंटीमीटर, यहाँ मीटर है या सेंटीमीटर, इसलिए हमें सेंटीमीटर बदलना पड़ा। फिर क्या लगा देंगे भाई, लेंस का सूत्र, तो एफ निकालनी है भाई, क्या निकालनी है, एफ, लेंस का सूत्र, तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस, सॉरी लेंस का सूत्र माइनस होता है, ये गलती आप मत कर देना बेटा, हमसे भी और ये देख लो, आप मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। तो 1/f इक्वल टू 1/v का वैल्यू कितना, माइनस की 1/100, u का वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। मैंने पहले कहते मैं लासा नहीं लेता भाई, मेरे तो भाई एक ही तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 का यहाँ पर करना तो 25 माइनस के प्लस के 100 बटे 100 गुणा 25, आप लासा निकाल कर सकते हैं, मैं आपको मैंने नहीं करूंगा बेटा, और आपकी कैलकुलेशन, तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस प्लस के 75, प्लस के 75, नीचे क्या बचेगा, 100 इंटू 25 से कट जाएगा, ये कितनी बार, 3 बार, व्युत्क्रम कर देंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा एफ, 100 पहुंच जाएगी ऊपर, 3 आ जाएगी नीचे, आएगी आई प्लस की, कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस, तो लेंस की प्रकृति आ गई उत्तल लेंस। अब उसने पूछा क्या, क्षमता, क्षमता भी हम बताएंगे, सेंटीमीटर दिया है तो P बराबर 1/f, 100 सेंटीमीटर लगाएंगे, तो P बराबर 1/f, सेंटीमीटर रखनी है, f का वैल्यू कितना भाई, तो ऊपर कितना होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर में, तो 100 होना चाहिए भाई, ध्यान नहीं दे रहे आप, ध्यान दीजिए, तो इसको लगाएंगे तो 100/3, 3 का पहुंच जाएगी ऊपर, 100 से 100 कट जाएगा एक बार, तो 3 का पहुंच जाएगी ऊपर, तो P बराबर कितना आ जाएगा, 3 डायोप्टर। बस इस तरीके से इसको हल कर लीजिए, ठीक है ना। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं, वीडियो को पूरी देखिए शुरू से अंत तक, ठीक है, और कमेंट कीजिए, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आने वाली अन्य सब्जेक्टों की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।